वेलकम टू अपेक्स क्लासेस टू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ युवराज मकवाना, योर साइंस एजुकेटर। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर सेकंड की। जो हमने पढ़ा था मानव तंत्र, उसमें 10 सिस्टम पढ़े थे, उन सिस्टम्स के बारे में बात की थी। आज हम उनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण जो पोर्शन है वो लेके आए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन विगत वर्षों में आए हुए हैं 2018, 2019, 2020 में जो आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों की भरमार आपके सामने है। वो आपको सारे सॉल्व कराए जाएंगे। आने वाले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको किस प्रकार से अटेंड करने हैं, तो आज का जो ये वीडियो रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। तब तक वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो को वो आनंद ले सके। तो दोस्तों देखिए, आज बात कर रहे हैं अपन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान आरबीएसई हिंदी मीडियम 2018, 19 और 20 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्व कराएंगे हम आपको। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। तो अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले बोर्ड पैटर्न के अनुसार। जो आपने आज तक नहीं देखा वो आज हम दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो आज तक नहीं हुआ है, जो कोई नहीं कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं आपके सामने। तो दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर कैसे आता है। आप 9th पास आउट करके 10th में आए हैं, तो 10th के वीडियो में हम ये बता रहे हैं कि सबसे पहले पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, पेपर किस प्रकार से आएगा, पेपर पे क्या करना होता है, क्या लिखना होता है, क्या नहीं लिखना होता है, ये ध्यान रहे आप सबको। सबसे पहले पेपर के ऊपर ही ऊपर दे रखा है रोल नंबर। तो रोल नंबर जो 7 जो बॉक्स बने हैं, इसमें आपको रोल नंबर फिलअप करना होता है। इसके अलावा पेपर पे किसी भी प्रकार का कोई भी कुछ भी नहीं लिखना होता है। ना आप पेपर के पीछे लिखना, ना क्वेश्चन पे लिखना, ना कोई करेक्शन पे कुछ लिखना आपको। तो किसी भी प्रकार का पेपर पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। अपने पास अगर पेपर पे कुछ भी लिखा हुआ पाया जाता है तो वो सही नहीं रहता आपके लिए। तो ये ध्यान रखें, पेपर पे किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं लिखना है सिवाय रोल नंबर के। सिर्फ आपको रोल नंबर यहाँ पे फिलअप करना जरूरी होता है। पेपर देते से सबसे पहले पेपर पे रोल नंबर लिखा होना चाहिए। इधर आपके पेपर की सीरीज संख्या लिखी हुई होगी रेड संख्या में, और इधर पेपर का कोड लिखा हुआ होगा। और यहाँ पे आपको ये पेपर में चेक करना होता है टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 20, 30, 28, 30 होते हैं, 28 या 30 जो भी, तो वो यहाँ पे लिखे हुए होंगे। वो क्वेश्चन पूरे पेपर में है कि नहीं, ये आपको चेक करना है सबसे पहले। उसके बाद में चेक करना है कि जो नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज, जो प्रिंट पेज हैं वो टोटल कितने हैं। उसमें या तो 10 होंगे, 20 होंगे, 12 होंगे। तो 10 से 12 पेज होते हैं, तो वो पेज संख्या आपको चेक करनी है कि 12 पेज है या नहीं है। अगर उसमें नहीं है या कटा फटा है तो आप तुरंत 5 मिनट के अंदर पेपर चेक वापस चेंज करवा सकते हैं। नया पेपर आपको देंगे, बाद में नहीं होगा रोल नंबर भरने के बाद। तो पहले पेपर लें, पेपर पे आप चेक कर लें सबसे पहले क्वेश्चन 30 है कि नहीं है, 28 है कि नहीं है, जो भी है। और यहाँ पे प्रिंटेज पेज की संख्या देख के आप चेक कर लें कि पेपर वही प्राप्त हुआ है, 10th का प्राप्त हुआ। साइंस का एग्जाम दे रहे हैं आप, साइंस का पेपर ही प्राप्त हुआ है। टाइम आपके सामने 3.25 घंटे का रहेगा और 18 मार्क्स का क्वेश्चन, टोटल 80 नंबर का पेपर आपके सामने रहेगा। 80 नंबर बोर्ड में से आपको 80 नंबर में से क्वेश्चन लाने हैं और बाकी 20 नंबर स्कूल के इंटरनल भेजे जाते हैं। और आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। डिक्टेशन मार्क तो अमूमन बात हो जाती है कि 80 आप नॉर्मली 70-75 से बहुत आराम से हो जाता है अगर आप ढंग से पढ़ते हैं। तो जो चैप्टर हमने पढ़ा उसके क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी वाले क्वेश्चन जो चैप्टर करेंगे त्यों त्यों अपन देखेंगे। आज बोर्ड का पैटर्न समझ के आगे क्वेश्चन कराऊंगा। पहले बोर्ड का कुछ पैटर्न समझ लेते हैं, फिर मैं 2018, 2019 और 2020 पेपर का पैटर्न समझ ले बिल्कुल, और उसके बाद सारे क्वेश्चन कराऊंगा। इसलिए वीडियो अंत तक देखें, वीडियो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आइए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले। तो देखो, सबसे पहले कॉमन इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए। तो अपन सबसे पहले कॉमन इंस्ट्रक्शन में होता है परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश, जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जामिनी। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखें। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको बताया, सर्वप्रथम यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखने होते हैं बोर्ड में, ध्यान रखें। कैंडिडेट मस्ट राइट फर्स्ट हिज रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरीली, यानी सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर पे रोल नंबर लिखना है। फिर क्या है सेकंड इंस्ट्रक्शन, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी, जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन सबको करना अनिवार्य है। नहीं करोगे तो आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन, तो उसके मार्क्स पूरे कट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए कहा गया है, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट देखें, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। आपको आंसर सीट अलग से प्रोवाइड करवाई जाएगी, वो भी आपको फिलअप करनी है। रोल नंबर हिंदी, इंग्लिश सब में लिखने पड़ेंगे। और उसके बाद उसमें आपको क्या करना है, अपने रोल नंबर वहां
पे भी क्या करना है, उत्तर पुस्तिका में भी लिखने हैं, ठीक है। और इसके सारे इस पेपर के जो क्वेश्चन है, पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना है, और वो सारे क्वेश्चन आंसर कहाँ पे लिखने हैं, आपकी आंसर शीट उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। आपको आंसर शीट दी जाएगी, उसमें ही लिखना होता है। अगर आपको रफ कार्य, आप बोलेंगे रफ कार्य कहाँ करना, तो जो आपको आंसर शीट दे रखी थी उसके पीछे खाली पेज छूटे हुए होते हैं, उस पर लिखा हुआ आता है, क्या लिखा हुआ आता है, रफ वर्क, रफ कार्य। तो वहां पे आप रफ कार्य कर सकते हैं, और नहीं लिखा हुआ था आप लिख सकते हैं पेन से रफ कार्य, और वहां पे रफ कार्य करना आंसर शीट में। पेपर में आपको कहीं पे रफ कार्य नहीं मिलेगा, ना ही पेपर पे आपको कुछ लिखना। तो ये इंस्ट्रक्शन हुए। उसके बाद में अपन बात करें और क्या इंस्ट्रक्शन आते हैं, तो अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि जो फोर्थ इंस्ट्रक्शन है, जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ में ही लिखें। माना कि आपके क्वेश्चन नंबर 26 है, उसमें 3 क्वेश्चन है, 26A, 26B और 26C, उनके तीनों के एक साथ में ही आंसर लिखना है। तीनों एक ही जगह पे आंसर होने चाहिए। 26A, 26B और 26C तीनों के एक ही जगह पे आंसर होने जरूरी होते हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न पत्रों के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माना जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में त्रुटि है, कहीं से मिसप्रिंट हुआ है, कहीं पे कुछ शब्द नहीं छपा हुआ है, तो ये ध्यान रखें, हिंदी व इंग्लिश दोनों में आपको देखना है। और लास्ट में वैलिड क्वेश्चन हिंदी मीडियम है, आप हिंदी माध्यम वाले, हिंदी वाला ही लास्ट अंतिम निर्णय माना जाएगा, जो हिंदी में लिखा वो सही है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो वो इंग्लिश में लिखा हुआ क्वेश्चन क्या रहेगा, सही रहेगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा पैटर्न आएगा आपके सामने जिसमें लिखा होगा क्वेश्चन 1 to 11, पहले से 11 तक 1 अंक के क्वेश्चन होंगे, 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और उसमें आपको बिल्कुल शॉर्ट आंसर लिखना है। शुरुआत के क्वेश्चन इसको पार्ट ए कहेंगे। पार्ट ए में 11 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे, पार्ट बी में 12 से 21 10 क्वेश्चन ये ऐसे रहेंगे जो 3-3 मार्क्स के रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। फिर सब पार्ट में 22 से 27 4 अंक के रहेंगे, और 28, 29 और 30 3 क्वेश्चन रहेंगे, कितने कितने मार्क्स के, 5 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। तो ये वाला पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 5 नंबर, अगर आप 5-5 यानी 15 नंबर का ये पोर्शन होता है। ऐसा नहीं कि आपकी स्पीड धीरे है, और इन 1-1 नंबर में देखो टोटल कितने नंबर आ रहे हैं, 11 क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो 11 नंबर आएंगे, लेकिन इनमें 3 क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो कितने आएंगे, 15 नंबर आएंगे। तो आपकी स्पीड बना के रखनी है, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग बेस्ट होनी चाहिए, आपकी ड्राइंग बेस्ट होनी चाहिए। और जो सेकंड चैप्टर है, यही एक चैप्टर ऐसा जिसमें ड्राइंग्स है, आपकी ड्राइंग्स इतनी जबरदस्त होनी चाहिए, हर कोई कॉपी चेक करे वो इफेक्टिव लगे आपको। तो अपन बात करेंगे इनके बारे में, एक-एक के बारे में। प्रश्न संख्या 27 से 30 में आंतरिक विकल्प होंगे, ये बहुत ही आपके लिए फायदेमंद चीज है, देख लीजिए जरा। 27, 28, 29, 30 में आपको अथवा में क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन होगा, उसके नीचे अथवा में एक और क्वेश्चन होगा, उन दोनों में से एक करना है। यानी देखो मजे की बात यह है कि जो 28, 29, 30 है, इसमें 27, 28, जो 27 के बाद में देखो 27 से 30 तक, इन 28, 29, 30 में 5-5 नंबर वाले भी क्या रहेंगे, उसके अथवा में एक और क्वेश्चन रहेगा। जो आपको आता है वो करो, लेकिन ये ध्यान रखें, अथवा के ऊपर 3 क्वेश्चन है, नीचे भी 3 क्वेश्चन है। अब आपको ऐसा नहीं ऊपर में से 2 आ रहा है, नीचे में से 1 आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। या तो ऊपर वाले तीनों करें या नीचे वाले तीनों करें, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रहेंगे तो कोई भी एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। इस प्रकार जो आपको आता है वो क्वेश्चन करें। तो ये आंतरिक विकल्प रहेंगे इन क्वेश्चनों में, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे होंगे, उनमें से जो क्वेश्चन आपको आए वो करना है। कैसे करना है, कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। माध्यमिक परीक्षा 2018 सॉल्व पेपर की बात कर रहे हैं, और इस चैप्टर की बात करेंगे कौन से, मानव तंत्र की। मानव तंत्र में से कौन कौन से क्वेश्चन आए सेकंड चैप्टर में। आपको पता है सेकंड चैप्टर पूरी किताब का सबसे ज्यादा नंबर का पार्ट है, इनमें 6 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कितने, 6 नंबर के। एक निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा, इसमें से जो बड़ा क्वेश्चन रहेगा उनमें छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं, और एक क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल छोटा आएगा, यानी 1 to 11 जो पहला पोर्शन है पार्ट ए का आएगा, और एक पार्ट डी में आएगा। एक पार्ट ए और एक पार्ट डी में। पेपर में टोटल 4 पार्ट रहेंगे, भाग अ, भाग ब, भाग स और भाग द, ये 4 रहेंगे। तो ये पार्ट ए का क्वेश्चन है, और फिर पार्ट डी में भी ऐसा आएगा। तो टोटल क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे, 6 नंबर के। बात करते हैं ये दोस्तों, सबसे पहले बात कर रहे हैं लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम का नाम लिखिए। हमने पढ़ा था पाचन तंत्र में लार ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो हमने पढ़ा था ये गले में पाई जाती है, 3 होती है संख्या में। कितनी होती है, 3 जोड़ी। कितनी होती है, 3 जोड़ी। हमने पढ़ा था एक होती है पेरिटोइड ग्लैंड, जिनको कर्णपूर्व कहते हैं, एक अधोजंब होता है, और एक अधोजीवा होती है। 3 प्रकार की क्या होती है,
लार ग्रंथियां होती है, और लार ग्रंथियों द्वारा जो एंजाइम स्रावित होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये सब आपको आता है तो आप साथ साथ में कमेंट करके मुझे बताते रहें। जो जो क्वेश्चन आते हैं उसका आप कमेंट करके मुझे बिल्कुल बताइए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। आप जितने कमेंट करोगे हमें पता चलेगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है। तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम का नाम कौन सा है। तो हम इसका आंसर देने वाले हैं। लार ग्रंथियों द्वारा जो स्रावित एंजाइम है वो कौन सा है? एंजाइम पूछा है, कौन सा है? एमाइलेज। कौन सा है भाई? एमाइलेज। और उसको अपन और क्या है नाम इसका? टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन। ये हमने पढ़ा था। एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम होता है जो लार ग्रंथियों द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है। लार हमारे भोजन को चिपचिपा व लसलसा बनाती है। ये टाइलिन या एमाइलेज किसका पाचन करता है ये भी आपको आना चाहिए। कमेंट करके बताइए एमाइलेज या टाइलिन किसका पाचन करता है। आप सबको आता है तो एमाइलेज व टाइलिन किसका पाचन करता है? जल्दी से कमेंट कीजिए आप। तो ये स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? स्टार्च। जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट आती है, स्टार्च आता है, उसका 30% पाचन कहां पे हो जाता है? हमारे मुख गुहा में हो जाता है, जहां पे लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम का नाम कौन सा है? एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी में और कैसे क्वेश्चन आए इस पार्ट में से। तो ये क्वेश्चन आया, देखो श्वसन किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ। ये क्वेश्चन आपका निबंधात्मक क्वेश्चन रहेगा, यानी 27, 28, 29 में से रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपके पेपर का 27, 28, 29, 30। जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो ये रहेगा। और इसमें भी ऐसा आएगा 1 + 2 + 2 = 5। ये ऐसा पैटर्न रहेगा, 1 + 2 + 2 = 5। ये वाला 1 नंबर का क्वेश्चन मिल गया। ये क्वेश्चन देखो कब आया ये बता देता हूं आपको। ये क्वेश्चन आया 2018 में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 के पेपर में आया था। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पार्ट ए में आया था। और पार्ट डी में कौन से क्वेश्चन आए थे? उसमें पहला क्वेश्चन था ये वाला जो 1 नंबर का था। इसके आगे 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन और कराऊंगा जो 2018 में आए हुए हैं। तो देखो ऐसे ही इनमें से ही क्वेश्चन वापस रिपीट होते हैं, कैसे होंगे वो भी बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि 2021 में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, बहुत अच्छी स्टडी करनी है आपको। श्वसन किसे कहते हैं हमने ये पढ़ा था, सामान्यतः ये पढ़ा था गैसों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो अपन सबने पहले ये परिभाषा एक्यूरेट नहीं बताई थी, मैंने आपको ये बताया था भोजन के ऑक्सीकरण हेतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन का आवश्यकता अनुसार उपयोग करना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए। क्या लिखेंगे अपन? भोजन, भोजन को क्या कहते हैं? पोषण। तो पोषण, भोजन या पोषण के ऑक्सीकरण हेतु, के ऑक्सीकरण हेतु, के ऑक्सीकरण हेतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार उपयोग करना, उपयोग करना, उपयोग करना ही क्या कहलाता है? करना ही क्या कहलाएगा भाई? श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। फिर क्या होगा? इस दौरान क्या होता है? इस दौरान O2 व CO2, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, O2 व CO2 का क्या होता है? विनिमय होता है। क्या होता है? विनिमय होता है। ये लिखना है आपको एग्जाम में। तथा इस दौरान क्या होता है? तथा इस दौरान ATP के रूप में, ATP के रूप में क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये श्वसन की परिभाषा आए, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें इतना लिखना पड़ेगा। भोजन या पोषण के ऑक्सीकरण है तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन का आवश्यकता अनुसार उपयोग करना ही क्या कहलाता है? श्वसन। इस दौरान O2 व CO2 का क्या होता है? विनिमय, या फिर कह सकते हैं आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आदान प्रदान। और इस दौरान ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, जो शरीर द्वारा संग्रहित कर ली जाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बहुत ही ईजी है। भोजन का ऑक्सीकरण मैंने आपको बताया था, जैसे ये C6H12O6 है, ये भोजन है, ग्लूकोज है या स्टार्च है। इसमें आवश्यकता अनुसार किसका उपयोग करना? ऑक्सीजन का उपयोग करना। और क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जल के अणु बनते हैं और ऊर्जा का निर्माण होता है।
और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है जो अपन संग्रहित कर लेते हैं। ये एग्जाम में नहीं लिखनी है समीकरण, बिल्कुल भी ध्यान रखें, ये बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे कि इसमें क्वेश्चन किस किस प्रकार के आते हैं, तो हमने ये बताया कि इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। और दूसरा कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ये भी 2 नंबर का रहेगा, जिसमें अ पार्ट पढ़ लिया, ब व श। तो देखो श्वसन का नामांकित चित्र बनाइए। आपको श्वसन का नामांकित चित्र मैंने बताया था, इस प्रकार का डायग्राम होगा जिसमें नाक बताना आपको, जिसमें नाक, नासा गुहा, और उसके बाद में बताना ग्रसनी, अधोग्रसनी बतानी है, और बाकी वाले ग्रसनियों के 3 भाग जो पढ़े थे मैंने आपको, मुख ग्रसनी बतानी है, अधोग्रसनी बनानी है और नासा ग्रसनी बतानी है। सबसे पहले नासा ग्रसनी आएगी, यहाँ पे आएगी मुख ग्रसनी और यहाँ पे आएगी अधोग्रसनी, और उसके बाद ये लैरिंक्स या स्वर यंत्र आएगा, और ये आएगी श्वास नली जिसमें सी आकृति के छल्ले होते हैं, ये फेफड़े होते हैं, एक जोड़ी लंग्स पाए जाते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, आपको पता है। और हमने ये पढ़ा था कि बायां फेफड़ा होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है दाएं फेफड़े की तुलना में और छोटा होता है, ठीक है। दाएं फेफड़े में 3 पालियां होती है, बाएं फेफड़े में 2 पालियां होती है, अच्छे से आपको आता है। और लास्ट में ये ध्यान रखना, यहाँ पे श्वसनी होती है जो श्वसनिकाओं में प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनिकाओं में विभाजित होती है। फिर सीमांत श्वसनिकाएं आती है, आगे क्या आती है, वायु कूपिकाएं आती है। और वायु कूपिकाओं में क्या पाया जाता है कि कुछ केशिकाओं के जाल पाए जाते हैं, रक्त आता है, वहां गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है। तो अपन ये श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं आप। और नेक्स्ट है श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि में क्या क्या करना है, आपको पता है कि इसमें ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और मांसपेशियां, ये नहीं लिखना है, ये इसके भाग है। आपको क्रियाविधि लिखनी है, तो क्रियाविधि में सबसे पहले क्या लिखना है, मुख से अपन वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और फिर कहाँ जाती है, नासा गुहा में जाती है, नासा गुहा से कहाँ जाती है, नासा ग्रसनी में जाती है। सबसे पहले आपको नाक के बारे में लिखना है, फिर श्वास नली के बारे में लिखना है, और फिर श्वसनिकाओं के बारे में, वायु कूपिकाओं के बारे में लिखना है। 4 पॉइंट के बारे में लिखना होता है। लेकिन श्वसन की क्रियाविधि पूछिए आपको, तो क्रियाविधि में वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं जो धीरे धीरे कहाँ, नासा गुहा से होती हुई कहाँ जाती है, कहाँ जाती है, नासा ग्रसनी में जाती है, फिर श्वास नली में, फिर कहाँ जाती है, श्वसनी, श्वसनिकाओं में और वायु कूपिकाओं में। वायु कूपिकाओं से क्या होता है, रक्त में मिल जाती है। फिर भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, जो वायुमंडल से वापस कहाँ, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो फेफड़ों के वायु कोशिकाओं में उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसी CO2 को अपन वापस कहाँ छोड़ देते हैं, वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इस दौरान हमारी मांसपेशियां और डायफ्राम दोनों काम में आते हैं, एक बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन दोनों होते हैं। तो श्वसन की क्रियाविधि मैंने आपको समझाई थी, वो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो से स्क्रीनशॉट लेवें, वहां पे लिखा है बिल्कुल मैंने आपको श्वसन की क्रियाविधि जो आप देख रहे हैं, तो वहां से आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर अपन कह सकते हैं वहां से आप नोट्स बना दीजिए, या नोट्स आप अवेलेबल करवाएंगे वो लीजिए। तो वहां से श्वसन तंत्र की क्रियाविधि पूरी पढ़नी है। 2-2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन थे, 1 नंबर का ये क्वेश्चन था, तो टोटल मिला के 5 नंबर के क्वेश्चन ये थे। उससे पहले हमने 1 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लिया, 6 नंबर के क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं बोर्ड में। मैं आपको बता दूं 6 नंबर के कौन कौन से आए, देखें आप। सबसे पहले 1 नंबर का ये आया था, लार ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित एंजाइम का नाम। फिर क्वेश्चन ये देखो 1 नंबर का और आया था, श्वसन किसे कहते हैं। फिर ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आए थे, टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड में। नेक्स्ट अपन बात करने वाले इसके बाद में, देखिए कौन सा नेक्स्ट जो बात करेंगे, तो वो करेंगे बात किसकी, जो क्वेश्चन आ रखे हैं और उनकी बात करेंगे। तो श्वसन तंत्र के बाद में देखो एक और क्वेश्चन आया है, मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग का नाम लिखिए। मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंगों के नाम, ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंगों के नाम लिखिए। मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं, तो हमने पढ़ा था प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, अंडाशय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई, अंडाशय। अगर आपको द्वितीयक लैंगिक अंग पूछ लेते तो द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं, अंडाशय के बाद में कौन कौन से, एक होता है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, और क्या होता है अंडवाहिनी के अलावा गर्भाशय, क्या होता है गर्भाशय, और क्या होता है भाई योनि। तो ये सभी जो भाग होते हैं वो द्वितीयक भाग होते हैं। कौन से होते हैं, द्वितीयक भाग होते हैं। लेकिन अपन को यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्राथमिक लैंगिक अंग का नाम लिखिए। क्या है, अंडाशय। अगर आपसे पूछ ले अंडाशय कितने होते हैं, एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, और ये क्या काम करते हैं, और ये अंडाशय ये करते हैं अंडाणुओं का निर्माण करते हैं। इनसे 2 हार्मोन स्त्रावित होते हैं। कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, जिनको मादा हार्मोन कहते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। तो ये ध्यान रखें, प्राथमिक लैंगिक अंग मादाओं में क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी अंडाशय
पाए जाते हैं, गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। हमने इस प्रकार की स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि जो ये गर्भाशय होता है, उस गर्भाशय के इधर वाले भाग में, जो ये गर्भाशय होता है, इस गर्भाशय के इधर वाले भाग में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, अंडाशय पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, अंडाशय पाए जाते हैं। तो ये एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, यहाँ पे एक जोड़ी का मतलब दो, एक तो अंडाणुओं का निर्माण करते हैं और बाकी क्या करते हैं, हार्मोन का स्त्रावण करते हैं। तो बिल्कुल आपको ये आना चाहिए। इसका उत्तर आ रहा होगा, आप कमेंट करते जाएं ताकि मुझे पता चले कि इसका उत्तर सही है कि नहीं है। मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से होते हैं, एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है। तो नेक्स्ट देख ले, मैंने आपको बताया वो 1 नंबर का था। ये कौन से कितने कितने नंबर के, दो नंबर के। ये 2019 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। जो मैंने अभी बनाया था डायग्राम, वही डायग्राम है। तो इसमें देखो एक जोड़ी अंडाशय होते हैं जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, अंडवाहिनियां होती है, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं इनको। और उसके अलावा ये डायग्राम में यहाँ पे स्थित होता है। तो ये देखें आप। उसके अलावा फिर क्या होता है, इसमें एक जोड़ी क्या होते हैं, एक जोड़ी अंडवाहिनियां होती है, गर्भाशय होता है। गर्भाशय की आंतरिक भित्ति को अंत गर्भाशय भित्ति, एंडोमेट्रियम झिल्ली कहते हैं, जहां पे भ्रूण का क्या होता है, रोपण, और प्लेसेंटा वहीं से जुड़ी हुई होती है। माता में प्लेसेंटा कहां से जुड़ी हुई होती है, अंत गर्भाशय भित्ति से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और बाकी वेजाइना योनि वाला भाग रहेगा, तो एग्जाम में आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा प्रजनन की दो प्रावस्थाओं को समझिए। अब देखो, मादा जनन तंत्र प्रजनन की दो प्रावस्थाएं कौन कौन सी होती है जो मादाओं में पाई जाती है। तो हमने इन प्रावस्थाओं के बारे में पढ़ा था। एक होती है युग्मक जनन। युग्मक जनन, अगर वो मादा है तो मादाओं में क्या होता है, अंडाशय द्वारा अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अंड जनन कहलाएगी। अगर शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो नर में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। और युग्मक जनन दे रखा है तो नर में शुक्राणु व मादा में अंडाणु के निर्माण, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। नर में युग्मक कौन सा, शुक्राणु, मादा युग्मक कौन सा, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया, यानी युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, युग्मक जनन कहलाएगी। युग्मक दो होंगे, नर में कौन सा, शुक्राणु, मादाओं में कौन सा, अंडाणु। तो ये ध्यान रखें, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। फिर एक और प्रक्रिया पढ़ी थी, कौन सी, निषेचन। क्या पढ़ा था भाई, निषेचन। तो निषेचन क्या होता है, नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु के संलयन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, निषेचन। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो हमने ये पढ़ा था कि फैलोपियन नलिका होती है ये अंडवाहिनी, अंडवाहिनी में यहाँ पे क्या होती है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो आपको ये भी आता है, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, अंडवाहिनी में संपन्न होती है। निषेचन किसे कहते हैं, तो आपको ये आना चाहिए, नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु के संलयन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो ये दो प्रावस्थाएं हमने पढ़ ली। तीसरी प्रावस्था पूछे तो एक और प्रावस्था हमने पढ़ी थी, विदलन। एक और प्रावस्था पढ़ी थी, प्रसव। तो ये सभी ध्यान रखें, प्रसव, ये सभी प्रावस्थाएं हैं, इनमें से जो आपको आए वो लिखना है। विदलन क्या होता है, जब निषेचन के फलस्वरूप द्विकोशिकी की संरचना बनी, जिनको अपन युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज। तो युग्मनज में क्या होता है, समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप, बारंबार समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप कोरक अवस्था प्राप्त होती है। कौन सी अवस्था प्राप्त होती है, कोरक प्रावस्था प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विदलन। यानी युग्मनज में लगातार विभाजनों के फलस्वरूप, वो भी कौन से, समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप। कौन सा विभाजनों के फलस्वरूप, समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप क्या होना, जो ये युग्मनज था उसका किस में बदल जाना, कोरक अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, विदलन कहलाता है। क्या कहलाता है, विदलन कहलाता है। विदलन आपको आता है, क्लीवेज मैंने आपको समझाया था। और उसके बाद में प्रसव व रोपण, प्रसव व रोपण ये हमने पढ़ा था। प्रसव क्या होता है, रोपण क्या होता है। तो ध्यान रखें, कोरक अवस्था में, कोरक अवस्था में कोरक का गर्भाशय की एंडोमेट्रियम झिल्ली यानी अंत गर्भाशय भित्ति, इस भित्ति के यहाँ आकर क्या हो जाना, भ्रूण का रोपण हो जाना। यहाँ आके एक लेयर द्वारा गर्भाशय की आंतरिक भित्ति से चिपक जाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो वो तो कहलाता है रोपण। क्या कहलाता है, रोपण। यानी भ्रूण का गर्भाशय की गर्भाशय भित्ति से क्या हो जाना, चिपकने की प्रक्रिया या वहां पे अंत स्थापित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रोपण कहलाती है। अब प्रसव किसे कहते हैं, तो ये ध्यान रखें, जो ये कोरक था उसमें लगातार विभाजन होते हैं, उनमें माँ के शरीर से उसको पोषक प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप वो वृद्धि करता है। तो अपन कहेंगे कि माँ के शरीर से या माँ से
नवजात शिशु के उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रसव। एंड नवजात शिशु के जन्म लेने की प्रक्रिया, जन्म होने के बाद की प्रक्रिया, जन्म हो गया तो उसको क्या कहेंगे? प्रसव कहेंगे। तो प्रसव के दौरान क्या होता है? नवजात शिशु का क्या होता है? जन्म होता है। और प्रसव कितना होता है? प्रसव में कितना, एक प्रसव यानी माँ जो प्रेगनेंसी काल कितना होता है वो भी हमने पढ़ा था, 38 हफ्ते या 266 दिन हमने पढ़ा था। तो टोटल ये ध्यान रखें, प्रसव हो जाता है नवजात शिशु के जन्म की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब देखो माध्यमिक जो परीक्षा 2019 में एक और क्वेश्चन ये पूछा गया है, कौन से दांत चीरने फाड़ने में काम आते हैं? जो इससे पहले वाले क्वेश्चन थे वो सारे के सारे किस में आए हुए हैं? 2018 में आए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन आए थे ये अथवा में आया हुआ था। देखें आप, अथवा में मैंने आपको बताया था कि अथवा में क्वेश्चन आए 2018 के पेपर में। देखो ये श्वसन वाला जो बड़ा क्वेश्चन था, इस बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, ये अथवा में कर सकते हो। या तो ये तीनों क्वेश्चन करें आप, कौन सा श्वसन किसे कहते हैं ये, या फिर करें श्वसन का नामांकित चित्र या श्वसन की क्रियाविधि, या तो ये तीनों करें। ये नहीं आते तो आप ये तीनों कर सकते हैं, जिसका पहला होगा मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग का नाम लिखिए, और या फिर आपको ये, तो इन तीनों में से या तो ऊपर वाले तीनों अ ब स करें या अ ब स ये तीनों करें। ये अथवा में होते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ये 2018 के पेपर में पूछे गए हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि 2019 में कैसे क्वेश्चन आए, तो देखो कौन से दांत चीरने फाड़ने का काम करते हैं। तो हमने दांत पढ़े थे 4 प्रकार के होते हैं, आई, सी, पी, एम और एम। हमने ये पढ़ा था 2, 1, 2, 3, 3 के नीचे 3, 2 के नीचे 2, 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, इनटू क्या कर दूं मैं? 2। ये सभी दांत हमारे शरीर में पाए जाते हैं। टोटल कितने होते हैं वयस्क में? 32 दांत होते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं, आप मुझे बताएंगे कि मनुष्य के जो दांत यहाँ पे कौन से होंगे चीरने व फाड़ने वाले दांत। जल्दी से कमेंट करें आप, मुझे पता चलता है कि आप बहुत पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। तो देखो आप कौन से दांत चीरने व फाड़ने में काम आते हैं, बिल्कुल कुछ जने कमेंट करेंगे उनका सही भी है। तो देखें आप, चीरने फाड़ने वाले दांत होते हैं, कौन से होते हैं? रदनक। कौन से होते हैं? रदनक। रदनक जो दांत होते हैं वो चीरने फाड़ने में आते हैं। ये भी ध्यान रखना, मांसाहारी व्यक्तियों में ये क्या होते हैं? सर्वाधिक विकसित दांत होते हैं रदनक। तो ये चीरने फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। शेर है, चित्ते हैं, और भी जो भी मांसाहारी होते हैं, तो जो मांसाहारी प्राणी होते हैं, जंतु होते हैं, उनमें ये ज्यादा विकसित होते हैं। कौन से दांत? रदनक। ये आई का मतलब होता है इंसाइजर, कृतनक। सी का मतलब होता है कैनाइन, जिनको बोलते हैं रदनक। प्रीमोलर, अग्र चर्वणक, और कौन से होते हैं? चर्वणक। तो ये तो होते हैं चर्वणक, ये होते हैं अग्र चर्वणक, और ये कौन से होते हैं? रदनक, और ये कौन से होते हैं? कृतनक। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो चीरने फाड़ने में कौन से काम आते हैं? रदनक। और मांसाहारी व्यक्तियों में सर्वाधिक क्या होते हैं? विकसित दांत होते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन था। फिर देखो, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा तत्व करता है? इसमें देखो, इस 2019 के पेपर में 7 नंबर के क्वेश्चन भी पूछ लिए गए हैं, ध्यान रखें। तो ये ध्यान रखें, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा भाग करता है, ये आपको आना चाहिए। कौन सा तत्व करता है, तो ये ध्यान रखें, हीमोग्लोबिन में तत्व कौन सा होता है, मैंने आपको जोर देके पढ़ाया था। ये पहले चैप्टर का भी क्वेश्चन है। उस तत्व के कारण हमारे शरीर में एक रोग होता है जिसको रक्ताल्पता या फिर क्या कहते हैं? एनीमिया रोग कहते हैं। तो जो वो तत्व होता है वो कौन सा होता है? Fe। कौन सा होता है? लोह तत्व। कौन सा होता है भाई? लोह तत्व। लोह तत्व। वीडियो के आप उसमें देखें, मैंने आपको बताया कि एक Fe के अणु जो तत्व होता है उनसे 4 ऑक्सीजन के अणु हमारे शरीर से जुड़े होते हैं। इसलिए हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन वर्णक भी कहलाता है। तो इसका आंसर आपको आ गया होगा, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा तत्व करता है? तो वो होगा कौन सा? लोह तत्व करता है। नेक्स्ट अपन बात करें, देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? क्या है क्वेश्चन? उत्सर्जन। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, और आगे आएंगे 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन इसी पार्ट में से पूछे जाएंगे। उत्सर्जन तंत्र में से आप देख सकते हैं, मूत्र के निर्माण की गुच्छीय निस्यंदन क्रिया को समझाइए और मानव तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, और वो 1 नंबर का क्वेश्चन था। टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन 2019 में ये पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है, उत्सर्जन क्या है? एक्सक्रीशन क्या है? अपन ये कहेंगे कि प्राणियों के शरीर में क्या होता है, जो हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। अपन यूं कहें, हमारे शरीर में से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। तो अपन ये कहेंगे, शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को
अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया, शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उत्सर्जन कहते हैं। देखो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आगे और बताऊंगा, इसलिए ये समझते जाएं। हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग, मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो वो है कौन सा? वक्र, किडनी। ये हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, जो 70 से 80% उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। आपको इससे ऊपर वाला लिखना है, सिर्फ परिभाषा पूछी परिभाषा लिखनी है, ये भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो वो होता है वक्र, किडनी। नेक्स्ट देखें, इसी में ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, और ये आया मूत्र निर्माण की गुच्छीय निस्यंदन प्रक्रिया को, क्रियाविधि को समझे, निस्यंदन कैसे होता है। और नेक्स्ट है उत्सर्जी तंत्र का नामांकित चित्र। तो आपको नामांकित चित्र आपको आना चाहिए। एक जोड़ी क्या होती है? किडनी, ठीक है। एक दायां वक्र, एक बायां वक्र, एक वक्र थोड़ा सामान्य बड़ा होता है और क्या होता है? नीचे होता है, जबकि ये वक्र ऊपर होता है, छोटा होता है। इनमें से मूत्र वाहिनियां निकलती है जो मूत्राशय में आके खुलती है। एक होता है, क्या होता है? मूत्र मार्ग, मूत्र छिद्र। तो ये भाग होते हैं उत्सर्जन तंत्र में। एक होती है क्या? धमनी, और एक शिरा। तो इस प्रकार से आपको ये डायग्राम बनाना, नीचे डायग्राम का नाम लिखना बहुत जरूरी है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र। अगर आप डायग्राम के नीचे नाम नहीं लिखते तो भी नंबर कटने के आसार रहते हैं। ये डायग्राम किसका है? एग्जामिनर को बिल्कुल नहीं पता है, तो आप नीचे लिखें बिल्कुल कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र है। तो नीचे लिखें इसको कि चित्र मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। फिर अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की, 2 नंबर का डायग्राम आपके सामने है। नेक्स्ट है मनुष्य मूत्र निर्माण की गुच्छीय निस्यंदन क्रिया। देखो इस बात से एक स्पष्ट तय तो ये हो गया कि क्वेश्चन बड़े बड़े जो पढ़ाए वो नहीं आएंगे, क्वेश्चन उनमें से छोटे छोटे आएंगे। 1 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएंगे, फिर 2 नंबर का आएगा। और डायग्राम तो आना ही आना है, निश्चित है डायग्राम। तो बहुत सुंदर से डायग्राम बनाना सीख जाएं आप लॉकडाउन में घर बैठे बैठे। अच्छे अच्छे डायग्राम बनाइए, अपने वॉल दीवारों पे चिपकाइए घर पे, और पोस्टर पे बड़े बड़े डायग्राम बनाइए आप, ताकि आपकी अच्छी सी हैबिट हो जाए। नेक्स्ट देखें आप, उत्सर्जन का गुच्छीय निस्यंदन क्रिया को समझे। गुच्छीय निस्यंदन का मतलब हमने ये पढ़ा था, इस प्रकार का एक बॉमन कैप्सूल होता है, बॉमेन संपुट। बॉमेन संपुट में एक इस प्रकार से अभिवाही आती है और ये छोटे छोटे नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। फिर ये वापस इस प्रकार की नलिका से निकलती है, जिसको बोलते हैं अपवाही। क्या बोलेंगे? अपवाही धमनी। और ये कौन सी होती है? अभिवाही। कौन सी होती है? अभिवाही। और अभिवाही रक्त को लेके आती है। यहाँ रक्त का क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है, रक्त का छनन होता है। इस वाले भाग में यहाँ पर रक्त का क्या होता है? छनन हो जाता है। और उसके बाद में रक्त यहाँ पे होती है इस प्रकार की नलिकाएं, इस प्रकार की नलिकाएं होती है ये। इनको अपन क्या कहते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका। आगे आ जाता है हेनले का लूप। क्या आ जाता है? हेनले का लूप। इस प्रकार का डायग्राम पढ़ा था हमने। तो ये ध्यान रखें, ये प्रक्रिया आपको बतानी यहाँ पे कि ये क्रिया कहाँ पे होती है। बॉमेन संपुट में। इतना इतना डायग्राम भी आपको आना चाहिए, इसमें करना है। गुच्छ निर्माण की निस्यंदन क्रिया को समझिए, तो आपको लिखना अभिवाही धमनी बॉमेन संपुट में आके महीन नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। और यहाँ पे क्या होता है? कुछ तत्वों का क्या होता है? निस्यंदन होता है, जिसके साथ में ग्लूकोज है, और भी कई सारे पदार्थ, सोडियम है, पोटेशियम है, इनका भी रक्त के साथ क्या हो जाता है? छनन हो जाता है। यानी कुछ लाभदायक पदार्थों का भी क्या हो जाता है? छनन। और वो बॉमेन संपुट की गुहा में आ जाते हैं। यहाँ पे निस्यंदित पदार्थ भर जाता है, और बाद में क्या होता है? आगे वो समीपस्थ कुंडलित नलिका जो पीसीटी पढ़ी थी उसमें जाता है। तो ये आपको मैंने समझाया था। आप वीडियो के जो वीडियो है उसमें जाएं, स्क्रीनशॉट लें, वहाँ से पढ़ें, नोट्स बनाएं वहाँ से, वहाँ पे मिलेगा बिल्कुल। नेक्स्ट अपन जो बात करने वाले हैं कि इसमें और कैसे क्वेश्चन आए थे वो हमने पढ़े 2019 के। 2020 में कैसे क्वेश्चन आए इसकी बात करते हैं। प्रत्येक जबड़े में रदनकों की संख्या कितनी होती है? जो प्रत्येक जबड़े में रदनकों की संख्या, अभी हमने बात की थी, रदनक पाए जाते हैं। रदनक कौन से दांत होते हैं? कृतनक, रदनक, यानी आई और सी, पीएम और एम। 2, 1, 2, 3, 3 के नीचे 3, 2 के नीचे 2, 1 के नीचे 1 और 2 के नीचे 2। इन सबको किससे गुणा करना है? 2 से। तो टोटल दांत कितने हो जाएंगे? 32 दांत हो जाएंगे। वैसे में कितने दांत पाए जाते हैं? 32। तो देखो हमने इसकी पूछी कि रदनक कितने होते हैं, तो देखो सी में लिखा 1 ऊपर और 1 नीचे।
तो एक को 2 से गुणा करो, मैंने कहा प्रत्येक को 2 से गुणा करना, तो सी कितने होंगे, ऊपर भी 2 और नीचे भी 1 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो 2, यानी ऊपर वाले जबड़े में भी 2 होते हैं और नीचे वाले जबड़े में भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो देखो प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होगी, 2 कितनी होगी, 2। ये आपका आंसर आ गया। प्रत्येक जबड़े में जो रदनकों की संख्या कितनी होगी, 2। टोटल कितने दांत होते हैं ये रदनक, तो रदनक टोटल होते हैं 4। दांतों की क्या विशेषता है कमेंट करके बताएं, हमारे दांतों की क्या विशेषता, हमने पढ़ा था कि कुछ विशेषताएं होती है हमारे दांतों की। एक हमको पढ़ा था कि हमारे दांत क्या होते हैं, डाइफाइडोंट होते हैं, द्विबार दंती होते हैं। क्या होते हैं, द्विबार दंती होते हैं। और हमारे दांत विषम दंती प्रकार के होते हैं, सब बराबर नहीं होते हैं, सम नहीं होते हैं, विषम दंती प्रकार के मनुष्य के दांत होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। और कैसे होते हैं, द्विबार दंती। तो मनुष्य के दांतों की विशेषता ये होती है, एक तो होता है द्विबार दंती, यानी मनुष्य के दांत जीवन काल में 2 बार आते हैं, पहले अस्थायी आते हैं फिर स्थायी आते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था गर्त दंती। क्या पढ़ा था भाई, गर्त दंती, थिकोडन, यानी हमारे जो दांत होते हैं इस प्रकार से मसूड़ों के अंदर स्थित होते हैं, तो गर्त दंती कहलाते हैं। और हमने क्या पढ़ा, मनुष्य के दांत कैसे होते हैं, विषम दंती हैं, सभी बराबर नहीं होते। मनुष्य की दांतों की विशेषता भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। और दांत पे सबसे कठोर आवरण होता है कौन सा, शरीर का सबसे कठोर आवरण होता है इनेमल। नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं वो क्या है, देखें आप, नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो है भाई क्या, श्वसन की परिभाषा। तो श्वसन की परिभाषा मैंने आपको बता दी। वायुमंडलीय जो भोजन या पोषण के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करके क्या करना, भोजन के ऑक्सीकरण में आवश्यकता अनुसार उपयोग करना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। यानी जो भोजन था उस भोजन के साथ में क्या जुड़ेगी, O2, और ऑक्सीकरण होगा जिसके फलस्वरूप क्या बनेगी, CO2, और साथ में क्या बनेगी, ऊर्जा। ये आपको ध्यान रखना है। तो भोजन के ऑक्सीकरण में आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में या आवश्यकता अनुसार वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करना ही क्या कहलाता है, श्वसन। और इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का संग्रहण कर लिया जाता है। और ये जो प्रक्रिया है इस दौरान क्या होता है, O2 व CO2 का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं, तो देखो वो क्वेश्चन जो अ नंबर का था वो 1 नंबर का था, और ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। पार्ट डी के क्वेश्चन है ये, ऊपरी श्वसन तंत्र के विभिन्न भागों को समझे। हमने पढ़ा था श्वसन तंत्र के भाग, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और मांसपेशी तंत्र पढ़ा था। तो हमने पढ़ रहे हैं ऊपरी श्वसन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। तो हम यूं कहेंगे ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, एक तो होता है भाई नासिका। क्या होता है, नासिका। और नासिका के बाद में आता है वो होता है ग्रसनी। क्या आता है, मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी और अधोग्रसनी, ठीक है। इनमें 3 भाग पढ़ेंगे, एक नासा ग्रसनी, एक पढ़ेंगे मुख ग्रसनी और एक पढ़ेंगे अधोग्रसनी, ठीक है। तो एक भाग नासिका, दूसरा ग्रसनी, और जो तीसरा भाग रहेगा वो क्या रहेगा भाई, स्वर यंत्र। क्या रहेगा, स्वर यंत्र, लैरिंग्स, इनके बारे में लिखना होता है। ये था सिर्फ किसके बारे में, ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में। इसके नीचे श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं, वायुकुपिकाएं, फेफड़े आएंगे किसमें, निचले श्वसन तंत्र में। तो ये ऊपरी श्वसन तंत्र भागों को समझाना है, नासिका क्या होता है, नासा गुहा में कैसे कैसे, वो आपको वीडियो में समझाया हुआ है। ऊपरी श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र ये देखो आप, इसके नीचे ये है निचला तंत्र, इसके ऊपर वाला जो भाग था वो कौन सा था, ऊपरी श्वसन तंत्र। मैंने निचला श्वसन तंत्र इसलिए लिया कि ये ऊपरी श्वसन तंत्र मैंने आपको बता दिया। अब आपको निचला श्वसन तंत्र पूछ ले तो निचले श्वसन तंत्र में ये वाले भाग होते हैं कौन से, एक होता है श्वास नली, श्वसनिकाएं, फेफड़े, ये सभी कौन से भाग होते हैं, निचले श्वसन तंत्र में। ऊपरी श्वसन तंत्र में यहां से होता है, तो ये देखें आप इस प्रकार से, तो ये देखें आप, यहां से आएगा ये नाक वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है। और नाक वाले भाग के बाद यहाँ पे कौन सा खुलेगा, मुख वाला भाग, और फिर यहाँ से इस प्रकार सा जो भाग होगा, यहाँ तक का जो भाग कहलाएगा वो कौन सा भाग कहलाएगा भाई, ऊपरी श्वसन तंत्र। तो यहाँ पे ये नाक, नासिका, नासा गुहा, नासा ग्रसनी, अधोग्रसनी, मुख, मुख ग्रसनी, ये सभी जो भाग होते हैं, लैरिंग्स यहाँ पे पाया जाता है, एपिग्लोटिस, वो सभी भाग किसके होते हैं, ऊपरी श्वसन तंत्र के भाग होते हैं। तो ये डायग्राम बना के आपको ये समझाना है, इनके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो कौन सी है, नर जनन लैंगिक अंगों के, नर जो मानव नर लिंग हार्मोन है उनके नाम लिखने हैं।
तो मानव के नर लिंग हार्मोनों के नाम कौन कौन से होते हैं? एक ही होता है, कौन सा होता है भाई? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो नर हार्मोन होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। नेक्स्ट देखो, नर जनन तंत्र के किन्हीं दो द्वितीयक लैंगिक अंगों के नाम लिखिए। नर जनन तंत्र के द्वितीयक लैंगिक अंगों के नाम, जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं वो एक जोड़ी वृषण होते हैं, उसके अलावा कौन कौन से? उसके अलावा होते हैं वृषण के अलावा शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, फिर कौन सा? शुक्राशय, फिर कौन सा? प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। और कौन सा? तो अपन कहेंगे शिशन। ये जो सभी भाग होते हैं वो कौन से होते हैं? द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं नर जनन तंत्र के। फिर नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, इजी डायग्राम से बताया था, वो भी आपको करना है। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वीडियो में वो करने वाले हैं 2021 में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम की व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो 2021 का जो पहला क्वेश्चन है, मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो मुख्य उत्सर्जी अंग मैंने अभी इसी वीडियो में बताया था कि जो वक्र होते हैं वो हमारे मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं, जो लगभग कितना? लगभग 70 से 80% उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागते हैं। तो 70 से 80% जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको हमारे शरीर से क्या करते हैं? बाहर त्यागते हैं। ये ध्यान रखना, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर देखो अंडाणु निर्माण, अंडाणु निर्माण करने वाले अंग का नाम लिखिए। अंडाणु का निर्माण कौन करता है? तो हमने ये पढ़ा कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय में अंडपुटक कोशिकाएं होती है जो अंडाणुओं का निर्माण करता है। अंडाशय एक जोड़ी होते हैं जो अंडाणुओं का निर्माण करती है, और साथ साथ में क्या? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करती है? स्त्रावण करती है। तो अंडाणु का निर्माण अंग कौन सा है? वो है अंडाशय, मादाओं में पाया जाता है। स्त्रियों के प्रमुख लिंग हार्मोन लिखिए। नर में तो था टेस्टोस्टेरोन, और ये ग्रंथियों वाले में से भी आ गया, जनन तंत्र में भी है, ग्रंथियों वाले में से क्वेश्चन आया हुआ है। स्त्रियों के प्रमुख लिंग हार्मोन कौन से होते हैं? एक होता है भाई एस्ट्रोजन। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। एक तो होता है कौन सा? एस्ट्रोजन। और एक कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन क्या है? ये स्त्रियों के लिंग हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट है माता में प्लेसेंटा का रोपण कहाँ होता है? प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा का रोपण माता में मैंने आपको बताया गर्भाशय की अंत भित्ति में होता है। तो किस में होता है? गर्भाशय की, अपन यूं कह सकते हैं उसको अंत गर्भाशय भित्ति भी कह सकते हैं। अंत गर्भाशय भित्ति, अंत गर्भाशय भित्ति में क्या होता है? मादा के भ्रूण का रोपण होता है, और साथ में प्लेसेंटा का रोपण भी वहीं होता है। प्लेसेंटा वहीं से जुड़ी होती है जो नवजात शिशु को पोषण प्रदान करती है, इसका कार्य होता है प्लेसेंटा का। और इसको अपन इंग्लिश में भी कहते हैं एंडोमेट्रियम झिल्ली, एंडोमेट्रियम झिल्ली। तो ये ध्यान रखें, एंडोमेट्रियम झिल्ली, एंडोमेट्रियम झिल्ली, इसका रोपण होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करने वाले इसी वीडियो में, तो देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विभिन्न अंगों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी दो तंत्रों के नाम लिखिए। कौन से वो सिस्टम पढ़े हमने दो जो सभी अंगों को अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपने ऊपर उनका समन्वय स्थापित, आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने वाले, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। तो दो सिस्टम पढ़े थे भाई। सबसे पहले जो पढ़ा था हमने वो पढ़ा था कौन सा? तंत्रिका तंत्र। कौन सा पढ़ा था? तंत्रिका तंत्र, जो आपस में सभी को जोड़ के रखता है। और दूसरा पढ़ा था अंतःस्रावी तंत्र। कौन सा पढ़ा? अंतःस्रावी तंत्र। एंडोक्राइन सिस्टम और तंत्रिका तंत्र, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? सभी अंगों के मध्य क्या करते हैं? समन्वय स्थापित करते हैं, कोऑर्डिनेशन जो ये करते हैं। तो ये ध्यान रखें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम ये दोनों करते हैं। सभी अंगों के मध्य समन्वय स्थापित कौन करते हैं? तंत्रिका तंत्र। और दूसरा कौन सा है? अंतःस्रावी तंत्र। पूछे भी यही है कि करने वाले उत्तरदायी तंत्रों के नाम लिखिए। नेक्स्ट जो बात करने वाले वो है, देखें आप 2021 के लिए जो और कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में बात करते हैं। तो निम्न में से कौन सा दंत होता है जो मांसाहारी पशुओं में पाया जाता है, सर्वाधिक विकसित होता है? मांसाहारी व्यक्तियों में सर्वाधिक जो विकसित होता है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, जो 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृतनक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक, उनमें से मैंने आपको बताया, इनमें से जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा राइट होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, 1 नंबर का आएगा, डायरेक्ट उत्तर देना आपको। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा क्वेश्चन का उत्तर राइट होगा इसका। तो इसका राइट होगा कौन सा? रदनक। ये अभी मैंने बताया था, मांसाहारी व्यक्तियों में सर्वाधिक विकसित जो दंत होते हैं वो कौन से होते हैं? रदनक होते हैं।
नेक्स्ट है एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य बताओ। तो ये पाचन तंत्र वाले भाग में गले में एपिग्लोटिस घंटी ढक्कन कहते हैं, इसका क्या कार्य होता है? ऑप्शन फर्स्ट है भोजन को ग्रसनी में भेजना, भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना, भोजन को श्वास नली से प्रवेश से रोकना, और कौन सा है? भोजन को ग्रहणी तक पहुंचाना। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या काम करता है? ये स्विच की भांति काम करता है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है और ये तय करता है कि श्वास नली में वायु, श्वास प्राण वायु जाए और भोजन में जो ग्रास नली है उसमें भोजन ही जाए। ये तय कौन करता है? एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन। ऑप्शन राइट कौन सा होगा? ब। आप साथ साथ में लिख के ना बताएं, आप डायरेक्ट कमेंट करें कि इसका ब राइट होगा। स ABCD लिख दें या ब स लिख दें, कुछ भी लिखें, तो जो राइट है आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट देखें आप कौन सा राइट होगा। तो देखें बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंडों की संख्या कितनी है? बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंडों की संख्या कितनी होती है? कमेंट करके बताएं। 1 2 3 4 कौन सा राइट होगा? तो आप कमेंट बिल्कुल कुछ जनों का सही होगा। कमेंट कौन सा राइट होगा? स। बाएं में 2 पाए जाते हैं, जो बाएं फेफड़े होते हैं उसमें 2 पालियां होती है, जबकि दाएं फेफड़े में 3 पालियां होती है, बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट है किस रक्त समूह में लाल रक्त कणिकाओं पर ए व बी दोनों प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने ये पढ़ा था कि रक्त समूह जो ए होता है उसमें प्रतिजन ए होता है, बी होता है रक्त समूह, उसमें कौन सा प्रतिजन होता है? बी। ए बी जिसका रक्त समूह होता है उसमें ए व बी दोनों प्रतिजन होते हैं, और जिसमें ओ होता है उसमें कोई भी प्रतिजन नहीं पाए जाते। कौन सा? देखो निम्न में से रक्त समूह में लाल रक्त कणिकाओं पर ए व बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं। किस पे पाए जाते हैं? ये देखो ए व बी दोनों किस में पाए जाते हैं? रक्त समूह ए बी में दोनों प्रतिजन होते हैं। किस में नहीं होते? तो ओ में कोई भी प्रतिजन नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखें, बिल्कुल शाबाश, आप राइट करते जाएं। 1 2 3 या बस अदा कमेंट बॉक्स में करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते रहें ताकि पता चले। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? अभी आपको इसी वीडियो में बताया ग्लोमेरुलस कहाँ पाए जाते हैं। हमने इसमें देखो वक्र नलिका में या हेनले के लूप में या कहीं पे भी नहीं होता है, या बोमेन संपुट में। तो इसका राइट कौन सा होता? हमने इस प्रकार का एक बोमेन संपुट पढ़ा था, यहाँ पे अभिवाही पढ़ा था, यहाँ से अपवाही पढ़ा था। तो यहाँ पे इस प्रकार यह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यहाँ पे पाया जाता है भाई, जो यहाँ पे होता है वो होता है क्या? इस प्रकार का ग्लोमेरुलस भरा हुआ होता है ये। तो बताएं मुझे कि ग्लोमेरुलस कहाँ होता है? ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे? इस स्ट्रक्चर को कहेंगे बोमेन संपुट। काफी जनों का राइट हो रहा है, बोमेन संपुट राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहाँ पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र वाले भाग का क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन में है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। राइट कौन सा होगा भाई? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना पाया जाता है मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। 4 पिंड होते हैं, 2 ऊपर वाले देखने में काम आते हैं, नीचे वाले 2 सुनने में काम आते हैं। 4 पिंड होते हैं जो मध्य मस्तिष्क में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो बात करने वाले अग्नाशय द्वारा स्रावित 2 हार्मोनों के नाम। जो पेनक्रियाज है अग्नाशय, जो हमारी इस प्रकार से जो आमाशय होता है उस आमाशय के नीचे यहाँ पे ये पाया जाता है, और यहाँ पे पाया जाता है लीवर वाला भाग, और बाकी वाला ये हमने पढ़ा था। तो ये जो है अग्नाशय, यहाँ से 2 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से हार्मोन होते हैं? तो एक हार्मोन तो होता है भाई कौन सा? एक होता है इंसुलिन। कौन सा होता है? इंसुलिन हार्मोन। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन हार्मोन होता है। दोनों हार्मोन स्रावित होते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। ये बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे इस बार, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप बिल्कुल इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं, ये कौन सा भाग बताया था मैंने आपको? अग्नाशय वाला भाग बताया था। ये अग्नाशय होता है यहाँ पे, और ये क्या होता है? आमाशय होता है। क्या होता है? आमाशय। तो देखो लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइमों के नाम अभी हमने पढ़ लिए थे। 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन सा होता है? उसका नाम क्या है? टाइलिन एंजाइम। क्या कहते हैं? एमाइलेज। टाइलिन या एमाइलेज का लार ग्रंथियों से स्रावण होता है। और किसका पाचन करता है? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? लार ग्रंथियों से द्वारा स्रावित जो टाइलिन और एमाइलेज होता है वो करता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइट्रल कपाट कहाँ पाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रक्त परिसंचरण तंत्र हृदय में से पूछा गया है, हृदय से ही पूछा गया है। तो ये बताएं मुझे कि माइट्रल कपाट कहाँ पाए जाते हैं? हमने पढ़ा था बायां आलिंद व बायां नीले के बीच। कहाँ पाया जाता है? बायां आलिंद व बायां नीले के बीच। बायां नीले के बीच क्या पाया जाता है? माइट्रल कपाट पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइट्रल कपाट कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, इसको द्विवलन कपाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? द्विवलनी कपाट। द्विवलनी कपाट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय चक्र किसे कहते हैं? हृदय चक्र किसे कहते हैं? तो हमने ये पढ़ा था कि हृदय में से क्या होता है? पहले
अशुद्ध रक्त गुजरता है, फिर क्या निकलता है, शुद्ध रक्त गुजरता है, और इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहता है। उसको क्या कहते हैं, हृदय चक्र कहते हैं। शरीर से जो रक्त होता है वो दाएं आलिन से, दाएं नीले से होता हुआ फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों से वापस शुद्ध रक्त क्या होता है, वो महाशिरा से होता हुआ, फुफ्फुसीय जो शिरा होती है उससे शुद्ध रक्त होता हुआ कहाँ आता है, जो बायां नीले और बायां आलिंद व बायां नीले से होता हुआ महाधमनियों द्वारा शरीर में जाता है, और हृदय से इस प्रकार रक्त की प्रक्रिया चलती रहती है, जिसको क्या कहते हैं, हृदय चक्र। और अगर आपको दोहरा रक्त परिसंचरण पूछ ले तो हृदय से 2 बार रक्त गुजरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, दोहरा रक्त परिसंचरण। ये सारे इस बार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निषेचन किसे कहते हैं, हमने ये पढ़ा था कि नर युग्मक शुक्राणु व मादा युग्मक क्या अंडाणु, इन दोनों के अंडाणु के निषेचन की प्रक्रिया के क्या होगा, निषेचन के, निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो देखें आप, ये क्या है, इसके बारे में वापस पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो क्या है, शुक्राणु व अंडाणु के संलयन की क्रिया, क्या है, शुक्राणु व अंडाणु के संलयन की क्रिया को के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन किसे कहेंगे, नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की क्रिया के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। फिर देखो संधि स्थल किसे कहते हैं, संधि स्थल क्या होता है, सिनेप्स क्या होता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, सिनेप्स क्या होता है। तो देखो ये बिल्कुल आपको आया होगा समझ में कि निषेचन किसे कहेंगे, तो अपन कहेंगे नर युग्मक, नर युग्मक, नर युग्मक शुक्राणु व मादा युग्मक, मादा युग्मक, मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया, के संलयन की प्रक्रिया, संलयन की प्रक्रिया के फलस्वरूप युग्मनज, युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट देखो संधि स्थल किसे कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का क्वेश्चन है, और इस बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार का, ये भी बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, वापस रिपीट होते हैं क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था संधि स्थल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम वाले भाग में कि इस प्रकार का जो नर्व पाई जाती है, आप कैसे भी बना सकते हैं इनको। तो जो इस प्रकार की जो नर्व होती है, उन नर्व में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस प्रकार की जो नर्व होती है, इस प्रकार की, इस प्रकार का जो ये नर्व होती है, इस प्रकार की एक तंत्रिका कोशिका कहेंगे, जिसको अपन न्यूरॉन कहते हैं, और इस प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती है। ये एक तंत्रिका कोशिका, मैंने आपको डायग्राम बनाया। अब देखें इस तंत्रिका कोशिका में यहाँ पे पाए जाते हैं इस प्रकार के सिनेप्टिक पुट्टिकाएं या सिनेप्टिक नोड। ये एक तंत्रिका कोशिका के भाग थे, द्रुमिका, कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष और सिनेप्टिक नोड। मैंने एक खड़ा बनाया था, यहाँ पे डायग्राम ऐसा बनाया, कैसे भी बना सकते हैं आप। अब देखो ये एक तंत्रिका कोशिका थी, इसके आगे वापस नई तंत्रिका यहाँ पे जुड़ जाती है, और नई तंत्रिका का यही भाग यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा इस प्रकार से। इस प्रकार से इसका नया भाग है वो इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहेगा, इस प्रकार से यहाँ पे नया भाग जुड़ा रहेगा, ठीक है। और इसके जो सारे ये डेंड्रॉन निकले हुए होंगे, ये सारे यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ये जो सारे डेंड्रॉन होंगे वो यहाँ पे जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे मैंने बताया था विशेष प्रकार का एक द्रव भी भरा हुआ होता है, और वो द्रव कहाँ पे भरा होता है, वो यहाँ पे भरा होता है। इस प्रकार का द्रव भरा हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, जो इन पुट्टिकाओं में भरा होता है, जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। और उसका नाम क्या बताया था मैंने, एसिटोकोलिन। एसिटोकोलिन एक प्रकार का क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। किताब में नहीं लिखा हुआ है, पर आपको ध्यान में रखना है कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो आवेगों को क्या कर देता है, तेज कर देता है, और अगली तंत्रिकाओं को आगे आवेग देता है। अब अपना उत्तर ये रहा कि संधि स्थल किसे कहेंगे, तो एक न्यूरॉन या एक तंत्रिका कोशिका के लास्ट वाले भाग को क्या कहते हैं, एक्सॉन। एक्सॉन के अंतिम सिरे, एक्सॉन के अंतिम सिरे। तो एक तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे एक्सॉन, एक्सॉन, तथा दूसरी तंत्रिका कोशिका के कौन, डेंड्रॉन।
कौन? डेंड्रॉन। डेंड्रॉन को क्या कहते हैं? आगे वाले सिरों को, जो ये कोशिका काय के आगे बालनुमा स्ट्रक्चर होती है जिनको अपन क्या कहते हैं? द्रुमिकाएं। क्या कहते हैं? द्रुमिकाएं। तो क्या लिखनी इसकी परिभाषा? एक तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन व दूसरी तंत्रिका कोशिका के क्या? द्रुमिकाएं के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? संधि स्थल कहते हैं या सिनेप्स कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो ये ध्यान रखें। जो ये वाला भाग है, इस वाले भाग को, जो ये वाला भाग है, इस वाले भाग को क्या कहते हैं? या तो कहते हैं इसको संधि स्थल। क्या कहते हैं भाई? संधि स्थल। या फिर इसको क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या कहते हैं भाई? सिनेप्स कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिनेप्स किसे कहते हैं या संधि स्थल क्या होता है? तो आपको बिल्कुल ये एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, आपको याद करना है ये क्या होता है, कहाँ पाया जाता है। तो एक तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन व दूसरी तंत्रिका कोशिका के कौन से भाग? द्रुमिका वाले भाग, डेंड्रॉन वाले भाग के जुड़ने के स्थान को ही क्या कहते हैं? सिनेप्स या संधि स्थल कहते हैं। और इन यहाँ पे सिनेप्टिक पुटिकाओं में एक द्रव भराव होता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर या क्या कहते हैं? एसिटोकोलिन कहते हैं। ये जो इस तंत्रिका द्वारा जो आवेग आते हैं वो बहुत ही धीरे हो जाते हैं, उन आवेगों को क्या कर देते हैं? बहुत तेज कर देते हैं। ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है और वो कहाँ पहुँचती है? तंत्रिका तंत्र तक पहुँचती है। तो दोस्तों आज हमने 2018, 2019, 2020 सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं दूसरे चैप्टर मानव तंत्र में से, जो हमने पढ़ा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और लार्ज स्केल पे ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ये सारा हमने पढ़ा था कि ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये एक आइडिया होना चाहिए। 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, बाकी अब सदा इस प्रकार के आएंगे। डायग्राम आना तय है, तो आपकी डायग्राम है बहुत अच्छे से बनाना सीख जाओ घर पे लॉकडाउन में बैठकर, बड़े से चार्ट लेकर उस पर बनाए डायग्राम। तो दोस्तों ये हर चैप्टर के अंत में हम इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे कि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत शानदार हो जाए और आप एबो 85, 90 के आसपास में रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत मेहनत करेंगे घर पर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा मेरे हिसाब से। अगर वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद था तो आप वीडियो लाइक करें, अपने दोस्त जितने भी हैं सबको ये वीडियो शेयर करें आप, और इस वीडियो को आप बार बार देखें कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप इस प्रकार से अटेंड करते रहिए और वीडियो जो जो मैंने पढ़ाए हैं उनमें से ध्यान दें कि ये क्वेश्चन उनमें थे या नहीं थे। ये सारे क्वेश्चन उस वीडियो में मिलेंगे आपको। मैंने आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से समझाए हैं, बहुत ही सरल तरीके से आपको मैंने करवाए हैं। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन याद नहीं कर पाएंगे, इतना एग्जाम में नहीं आएगा, छोटे क्वेश्चन आएंगे। किस प्रकार से आते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने पढ़े। 2018 का पेपर सॉल्व किया, 2019 का किया, 2020 का किया, जो दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व किए हमने। उससे पहले 2016 का 17 का था, उसमें सिलेबस चेंज था, उसके क्वेश्चन आंसर अलग थे, इसलिए सिलेबस में जो थे इन 3 सालों में सिलेबस था उसके सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए। 2021 में जो जो क्वेश्चन और आने वाले हैं वो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप सलामत रहिए, बी सेफ रहिए घर पे, और थैंक यू। तब तक धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।